अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछली 3 दहाइयों में हमारी सियासत ने यूं तो कई उतार चढ़ाव देखे, मगर एक फेनोमेना ऐसा है जिसकी अब से पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। मिडिल क्लास तालीम याफ्ता नौजवानों की एक ऐसी पार्टी उभरी और छा गई जिसका मौरूसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आप सही समझे, मेरा इशारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब है। आज MQM से वाबस्ता एक बड़े सियासी लीडर मेरे मेहमान हैं। आइए मिलते हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हैदर साहब, तालीम से आगाज़ करूँगी कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद आप सियासत से वाबस्ता हो गए। डू यू फील योर एजुकेशन एंड MSc इन केमिकल इंजीनियरिंग गॉट वेस्टेड ड्यू टू योर पॉलिटिकल करियर? अप टू सर्टेन एक्सटेंट यस। मुझे कभी पॉलिटिशियन नहीं बनना था और कभी ख्वाब नहीं देखा था कि कोई MNA MPA बनेंगे और कुछ ऐसा है। और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा सीरियस माइंडेड थे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया और प्रोफेशन भी ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे ज़िंदगी करियर भी शुरू हो गया और अच्छा खासा हो गया था। बस आउट ऑफ द ब्लू हो गया। तो सियासत में आने के क्या अवामिल थे जो आपको इस जानिब लेकर आए? मतलब APMSO का जो MQM का स्टूडेंट विंग है उसका कारकुन तो मैं बहुत ही इब्तदाई दिनों से था और काफ़ी यंग एज से था। बस आउट ऑफ द ब्लू 2002 में MQM ने चाहा कि वो मुझे अपना कैंडिडेट बनाए और उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया और बस फिर मुड़ के नहीं देखा। तो बहुत छोटी सी उम्र में आप इस जानिब आ गए और जब आप आए तो उस वक्त आपका जो एक गेटअप था वो बहुत ही यंगस्टर्स वाला और बड़ा यू और यंग की किस्म का था। इस बारे में आप क्या कहें? लंबे लंबे बाल और कड़े और चेन्स और फटी हुई जीन्स, तो एकदम MQM जैसी जमात में आप गए और आप कैसा हुलिया था बहुत छोटी एज में, तो कैसे इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई आपके अंदर? बस वो एक बड़े बाल तो एक फ्रस्ट्रेशन थी। स्कूल में 10 बरस तक हमारे जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी सख्त थे, तो उन्होंने सब बच्चों के छोटे छोटे बाल रखवाए होते थे। और कॉलेज में गया तो NCC का कमांडर हो गया, तो वो मेजर साहब आके हमारी गुद्दी से नापना शुरू करते थे बाल और हमको एग्जाम्पल बनाते थे। तो फिर वो 12 साल का फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया था। टीवी में लोगों को बड़े बड़े बाल रखते देखते थे, अच्छा लगता था। तो यूनिवर्सिटी जाते ही फिर वो सारे शौक पूरे किए, बड़े बाल और गले में चेने और हाथ में कड़े और फटी हुई घुटने से जीन्स। क्या ये अली हैदर के गाने से मुतासिर होकर हुलिया? नहीं, उस जमाने में मेरे ख्याल से सारे यंगस्टर्स का हुलिया ऐसे ही होता था और बड़ा फैसिनेट भी करता था और किया। फिर वो जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ये हुलिया किया और 2-3 महीने बाद जब स्टूडेंट विंग ज्वाइन किया। अच्छा, ये हुलिया अपनी पर्सनल विश पर किया या लड़कियों को मुतासिर करने के लिए? वो दोनों आप समझ सकती हैं। उसमें जाहिर है 2 शौक लेकर यूनिवर्सिटी गए थे कि बहुत अच्छा पढ़ेंगे। कौन कौन? अच्छा, एक तो पढ़ने का शौक और लड़कियां छेड़ेंगे। अच्छा। तो 2 बड़े शौक लेकर गए थे कि ऐसा करेंगे, मगर वो ना पूरी पढ़ाई हो पाई ना ये पूरा ये काम हुआ। बीच में हमने APMSO को जो स्टूडेंट विंग था MQM का उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ जब हम पहली बार मरकज़ गए तो हमारे शहीद डॉक्टर इमरान फारूक जो हमारे कन्वीनर थे उस वक्त सेक्रेटरी जनरल होते थे, तो उन्होंने हमारे हुलियों को देखकर कहा कि हैदर भाई ये तो APMSO के नौजवानों का हुलिया नहीं होता और आपको बाल छोटे कराने पड़ेंगे और चेने। क्या कैफियत थी आपकी इस वक्त? आई वाज सो पैशनेट एट दैट टाइम कि मुझे करना है एंड आई वाज मैं सीरियस था उस वक्त। तो मैंने कहा बिल्कुल ये कल से हो जाएगा। और फिर वो दिन है और आज के दिन है, फिर कभी बड़े बाल नहीं रखे, उस तरह नहीं किया कभी। अब गले में ताबीज़ ज़रूर रहता है जो अम्मा ने हिफाजत के लिए डाल रखा है, मगर इसके अलावा और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब 2 फरवरी को आप 42 ईयर्स के हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद आगे की जानिब जाते हुए मज़ीद कोई हुलिये में तब्दीली आएगी? कोई सर पे टोपी और कोई दाढ़ी वाड़ी हो जाएगी और हाथ में तस्बीह, कुछ ऐसी तब्दीली आएगी या यही चलेगा सिलसिला? मैं एक मज़ेदार आपको बात बता दूं कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो कागज़ों में लिखी है और जो ओरिजिनल है उसमें फ़र्क है। ये आपने फिल्मी एक्ट्रेस से मुतासिर होकर? नहीं, कागज़ पे जो लिखी है वो 2 फरवरी 1969 है, 2 Feb 69, और मेरी जो असली डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 1968। तो मेरी जो एक उम्र है वो 1 साल कम लिखवाई गई और वो क्यों लिखवाई गई वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस ज़माने में शायद फैशन होता था कि लोग अपने बच्चों की उम्रें कम करके लिखवाते थे, तो इस वजह से लिखवाई गई। अदरवाइज आई एम 43 अल्हम्दुलिल्लाह, 42 मेरे क्रॉस हो गए हैं और आई एम 43 नाउ। अच्छा हैदर भाई, आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी के इश्तराक और इख्तलात के बारे में कहा जाए कि ये बिल्कुल बॉलीवुड के स्टार पेयर के अफेयर की तरह हैं, कभी इकट्ठे कभी अलग, आज साथ हैं और कल जुदा हो जाएंगे और फिर साथ हो जाएंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस बात को।
पीपल्स पार्टी के साथ MQM की जब जरदारी साहब तशरीफ लाए थे 90 पर, तो MQM ने मफाहिमत की बात की थी। हमारा जो माजी था वो बहुत तल्ख था और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर उसके बावजूद मफाहिमत के सफ़र पर आगाज़ हुआ था। और मफाहिमत और हुकूमत ये दो अलहदा चीज़ें हैं। हुकूमत जो है वो एक तर्ज़ हुक्मरानी है। हो सकता है हमें किसी का तर्ज़ हुक्मरानी पसंद ना हो, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उससे दोस्ती भी नहीं रखी जा सकती। तो ये ज़रूर है कि अगर तर्ज़ हुक्मरानी कोई बहुत ज़्यादा किसी का बेहतर नहीं है, वो अपनी जगह पर, मगर दोस्त होना अपनी जगह पर, दोस्ती अपनी जगह। और वो जिस तरह अनवर शऊर साहब का शेर है कि दोस्त कहता हूँ तुझे, शायर नहीं कहता शऊर, दोस्त कहता हूँ तुझे, शायर नहीं कहता शऊर, दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। लेकिन अल्लामा इकबाल ने यहाँ ये भी तो कहा है ना कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। हाँ बेशक ऐसा है, छोड़ा था फायदा हुआ नुकसान? कभी कभी के छोड़ने की बात की है इकबाल ने, तो छोड़ दिया था, फिर वापस बैन वैगन को ज्वाइन किया। फिर वापस। अच्छा हैदर भाई, ये बताइए कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की ऐसी कौन सी खूबी जो आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? लीडिंग बाय एग्जाम्पल, अनडाउटेडली लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जो वो कहते हैं पहले वो खुद करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, और जो वो कहते हैं वो उस पर कायम रहते हैं और वो करके रहते हैं। बचपन में आपकी क्या ख्वाहिशात थी? मैं शायर बनना चाहता था और मैं सहाफ़ी बनना चाहता था। मैंने सुना है कि आपको शौक़ सुखन भी था और है भी। वो है भी और रहेगा भी मेरे ख्याल से। तो वो बनना चाहता था, मगर एक ब्रैट रेस है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में। सर पे बाप नहीं था तो लोगों ने 9th में पहुंचे तो कहा कि साइंस ले लो, साइंस ले लो, तो साइंस ले ली। जब वो उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिया, मैट्रिक कर लिया, तो अब पूछा क्या करना है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग ले लो, इंजीनियर बन जाओ। वही मैं सोच रही थी प्री इंजीनियरिंग ले ली, केमिकल इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद सियासत, और फिर एकदम शौक भी आपको शायरी का। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने? इनबिल्ट जो था वो शायर बनने का शौक था, और अदीब बनने का शौक था, और सहाफ़ी बनने का शौक था। हालात के जबर ने सियासतदान बना दिया। वालदा क्या चाहती थी? वालदा तो मुकम्मल तौर पे इंजीनियर देखना चाहती थी। तो क्या आपको लगता है कि वालदा का ख्वाब आपने पूरी तरह से पूरा कर दिया? अगर मैं इंजीनियर, तालीम तो हासिल की। अगर मैं इंजीनियर हुआ तो सिर्फ अम्मी की वजह से हुआ, वरना आप यकीन मानिए मैं तो NED जो हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन हुआ, वहाँ से भाग गया, और भाग कर मैंने केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। अब अप्लाइड केमिस्ट्री में पहुंचे तो पता चला वहाँ सिवाय केमिस्ट्री के हर चीज़ पढ़ाते हैं। तो वहाँ पूरी प्योर केमिकल इंजीनियरिंग थी वो, तो वो पढ़ ली। फिर अम्मा का शौक था कि और पढ़ा जाए तो और पढ़ लिया, मगर कोर्स के अलावा हर चीज़ बड़ी दिल लगा के पढ़ी। अच्छा हैदर भाई, देखते हैं कि अम्मा आपके बारे में क्या कहती हैं। यानी वैसे तो संजीदा सोबर था मेरे सामने तो कम से कम, लेकिन लड़के ही होते, बाहर तो वो शरारतें करते थे। हैदर की जो ठान लेता था फिर उसे चाहे कितना ही मने करो कि बेटे ये काम नहीं करना, वो खामोशी से सिर झुका के सुनता रहता था। मैं समझाती रहती थी, वो सुनता रहता था, लेकिन करता वही था जो कुछ से करना है। अच्छी आदत ये है कि हर चीज़ वो यानी करने से पहले मुझसे ज़रूर डिस्कस करता है। हैदर के बल्कि एक अफेयर भी चला था इनका, जो कि इन्होंने मुझे बताया था। वो लड़की वाकई मुझे बहुत पसंद थी, और दूसरी लड़कियां जो थीं वो मेरे घर बाकायदगी से आती थी, लड़के भी आते थे, मैं उनके यानी दावत भी करती थी। आके वैसे आके बैठ जाते थे, खाना वाना खाना, कि आंटी भूख लग रही है हमें तो खाना दीजिए। मैं सीने की मरीज़ हूँ, मैं झुक के काम नहीं कर सकती, तो मेरे जूते पहनाना, नाखून काटना पाँव के सब बेहतर करते। ज़िंदगी में बहुत सी बातें उससे डिस्कस करनी, मेरा बड़ा बेटा है, डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं होता। माँ, कदमों के नीचे जन्नत, और जिस माँ के बारे में आपकी ये सोच है, इतना कुछ, आप समझते हैं कि शायद उसी की दुआओं का नतीजा है कि हर शोबे में खुदा आपको कामयाबियाँ दे रहा है? मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका एक तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और दूसरा उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। एक मेरी माँ है, एक क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन है। मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अल्ताफ़ भाई की जो निगाह है वो मुझ पर पड़ सके,
और उसके बाद एक कारकुन से लेकर आज MQM के डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर तक जो मेरी ट्रेनिंग है वो सारी अल्ताफ भाई की है। आपने निगाह की बात की तो माँ की निगाह में एक लड़की पसंद आ गई थी और वो आपको भी पसंद थी और वो घर भी आई, तो क्या उसी लड़की से आपकी शादी हुई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हो सकी, मटीरियलाइज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन थे? अम्मा को भी पसंद, आपको भी पसंद, लड़की को भी आप पसंद, क्या उसके वालिदैन को? हाँ, वो ऐसा कुछ सिलसिला था कि जैसे उनके घर वालों ने नहीं चाहा। इतना अच्छा लड़का उन्होंने मिस कर दिया, आज वो सोचते होंगे अब क्या फायदा है? और पुरानी बात है। नहीं, पुरानी बात क्या कि जिस तरह वो जॉन ने कहा है ना कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। तो ठीक है, मतलब वो अपनी जगह चीज़ें हैं और दिल में रहेंगी, मगर ये कि अब बहुत आगे, पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया। कैसे कैसे गाने सुनते हैं? मैं आमतौर पर जिसको आप अगर सॉफ्ट रॉक अगर अंग्रेज़ी के हैं तो मैं सॉफ्ट रॉक ज़्यादा पसंद करता हूँ, और अगर आप उर्दू ज़बान में या पंजाबी में सुन रहे हैं तो फिर मैं उसमें गज़लों को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, और वो जो पक्की मौसीकी है उसको ज़्यादा। किसकी गज़ल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? ये बहुत शौक से सुनते हैं। हाँ, सब मेहदी हसन खान हैं और मैडम नूरजहां उनका हैं। कोई खास ऐसा गाना या गज़ल जो खान साहब की तो हज़ारों गज़लें ऐसी हैं कि जो गुनगुना दे? ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं अच्छा गा नहीं पाता। हैदर भाई, आपने इतने मुश्किल काम किए हैं, एक हल्का से एक जुमला, क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी सुन रही हैं? नहीं, मुझे यकीन है। एक हबीब जालिब की एक गज़ल है जो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब ने गाई थी, मैं उसका एक शेर आपको सुना देता हूँ। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात। हैदर भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। नहीं, ऐसा कुछ भी आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे थे कि मुझे गाना नहीं आता। नहीं, मुझे वाकई नहीं आता। ये आप कह रहे हैं कि वाकई नहीं आता? इतनी अच्छी आवाज़ और इतना मुश्किल गाना आपने इतनी खूबसूरती से गाया। नहीं, ये तो रोज़ सुनते हैं, गज़ल अच्छी लगती है तो इसलिए इसके जो बोल हैं वो कानों में बैठ गए हैं, वगरना तो मौसीकी तो एक अलग दुनिया है। और इस वक्त देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।